अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन लॉस। तीनों लॉज आज हमने पढ़ने हैं। न्यूटन्स वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेचर के बारे में अपने तीन तरह के लॉज दिए थे। अजसाम की मोशन, रेस्ट की हालत, इनको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने अपने तीन लॉज दिए थे। अपनी एक बुक इन्होंने पब्लिश की थी, प्रिंसिपिया, 1686 के अंदर। उसके अंदर आइजैक न्यूटन, इनका कंप्लीट नाम था आइजैक न्यूटन। अपनी इस बुक के अंदर इन्होंने तीन तरह के लॉज पेश किए थे। ये लॉ जब इन्होंने पेश किए तो ये उन अजसाम के लिए वैलिड है फिजिक्स के अंदर जो अजसाम स्मॉल स्पीड्स के साथ हरकत करते हैं, लार्जर स्पीड के साथ नहीं, स्मॉल स्पीड एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट के साथ जितने पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं उनके लिए ये लॉज वैलिड नहीं है। ये बात जहन में रखिएगा। ये उन अजसाम के लिए, उन बॉडीज़ के लिए वैलिड हैं जो स्मॉल स्पीड के ऊपर मूव करेंगे। सहल आसान सिंपल लफ्ज़ों में ये कहना चाहें तो ये लॉज सिर्फ हमारी नज़र आने वाली दुनिया के लिए वैलिड हैं। अजसाम जो हमें नज़र आ रहे हैं ये आपस में टकरा रहे हैं, इनके टकराने के बाद का मोमेंटम, इनका मास, इनकी वेलोसिटी क्या होगी, तो नज़र आने वाली जितनी भी फिजिकल वर्ल्ड है इसके लिए आप इनको अप्लाई करते हैं। दूसरे लेवल के ऊपर वो पार्टिकल जो कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं, इन पार्टिकल के लिए लॉज जो पेश किए गए थे वो पेश किए थे आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरीज दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो तमाम तरह लॉज अप्लाई होते हैं उन पार्टिकल के ऊपर जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे होते हैं। क्लियर बेटा? ये दो पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। न्यूटन से पहले एक और मुस्लिम साइंटिस्ट थे, अबू अली सीना। अबू अली सीना, इस पर्सन ने पहले ही ये कहानी बता दी थी। हालांकि ये साइंटिस्ट न्यूटन से 500 साल पहले के थे, मतलब न्यूटन के 500 साल पहले इनके दौर के अंदर इन्होंने ये बात, ये लॉज वाज़े कर दिए थे। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि भी नो बॉडी बिगिंस टू मूव और कम्स टू रेस्ट इट्ससेल्फ। कोई भी जो जिस्म है वो अपने आप ना तो कभी हरकत में आता है ना ही कभी रेस्ट की हालत में चला जाता है। कोई ना कोई फैक्टर है, कोई ना कोई चीज़ है जो इन्हें हरकत में लाती भी है और इनको रेस्ट के अंदर भी लेके जाती है। तो ये बात कह चुके थे अबू अली सीना, एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे। न्यूटन के लॉज हैं क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे दूसरा नाम दिया जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया इसे कहा जाता है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू डू सो अनलेस अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। एक जिस्म जो रेस्ट की हालत में है वो रेस्ट की हालत में ही रहेगा, या अगर कोई जिस्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा है तो उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत करते रहना चाहिए। वो अपनी इस तरह की मोशन जारी रखेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। तो स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी हो, ये कभी बदलती नहीं है किसी भी जिस्म की जब तक कि उसके ऊपर किसी किस्म की फोर्स आकर अमल न करे। ये फर्स्ट लॉ कहलाता है। अब यहाँ पर एक बात को नोटिस में रखिएगा, अगर जिस्म रेस्ट की हालत में हो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसके ऊपर वैलिड है, या जिस्म कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा हो। तो दोनों केसेस के अंदर यहाँ एक पॉइंट जो कि एमसीक्यूज के तौर पर आपसे पूछा जाता है, स्टेट ऑफ रेस्ट में हमेशा याद रखिएगा जिस्म के पास जीरो एक्सेलरेशन होता है, जीरो एक्सेलरेशन, या जिस्म कांस्टेंट स्पीड के साथ भी हरकत कर रहा हो, वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा हो, तब भी उसके पास एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया
हमेशा उन अजसाम के लिए वैलिड है जो ज़ीरो एक्सेलरेशन के साथ हरकत में होते हैं। तो ये बात आपने नोट रखनी है। अब इसके लिए एक और भी पॉइंट ऑफ व्यू बनाया जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है, ये वैलिड रहता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इनके लिए ये वैलिड है, अदरवाइज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये एक और कहानी है इंशाल्लाह जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम इसको ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कोई एक मेयार होता है जिसके सामने बाकी क्वांटिटीज को रखते हुए उनकी पैमाइश की जाती है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड रहे, उसको नाम दिया जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और हमारी अर्थ को कंसीडर किया जाता है एज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हमारी अर्थ चूँकि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हरकत कर रही है, तो इसीलिए इसके पास किसी किस्म का एक्सेलरेशन नहीं, तो अर्थ को एक बेहतरीन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर किया जाता है। तो ये कहानी बाद में भी इंशाल्लाह हम करेंगे। तो ये ज़हन में रखिएगा, जिस्म स्टेट ऑफ रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रहा हो, तो उस वक्त एक्सेलरेशन उसका जीरो होता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स की डेफिनेशन बताता है, ये जस्ट डिफाइन करता है फोर्स को। ये फोर्स की मिकदार के बारे में, क्वांटिटी के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो इसीलिए न्यूटन ने अपना दूसरा लॉ डिफाइन किया था जिसे सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। इस लॉ के मुताबिक जब भी किसी जिस्म के ऊपर फोर्स एक्ट करती है, when a force is applied on a body, then it produces acceleration in its own direction. The magnitude of acceleration is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of the body. जब भी किसी जिस्म के ऊपर एक फोर्स अमल करती है तो हमेशा याद रखिएगा इस फोर्स की ही सिमत के अंदर जिसमें एक एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। ये एक्सेलरेशन हमेशा उस अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उस जिस्म के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एक्सेलरेशन को ए से जाहिर किया जाए तो ये अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा और वहीं यही एक्सेलरेशन उस जिस्म के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब दोनों इक्वेशंस को मिलाएं, एक्सेलरेशन साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एफ ओवर एम, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे, के कांस्टेंट है, एसआई यूनिट्स के अंदर इसकी वैल्यू, एसआई यूनिट्स के अंदर वैल्यू इसकी होती है 1 के बराबर। तो 1 को पुट करेंगे, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा एफ ओवर एम। आप एफ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैथ्स को एक्सेलरेशन से ज़रब कर लें, एफ बराबर है एम ए। ये मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है न्यूटन सेकंड लॉ की। अब यहां पर गौर कीजिएगा, ये लॉ उन अजसाम के लिए वैलिड है जिनके मैथ्स के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आती। मैं यहां लिख रहा हूं ये बात, वैलिड फॉर दोज बॉडीज whose mass is fixed quantity, whose mass is fixed। उन अजसाम के लिए वैलिड है जिनके मैसेज क्या होंगे, फिक्स होंगे। अगर जिस्म का मैस बदलता हो, वेरिएबल हो, तो उस केस के अंदर ये सेकंड लॉ की शक्ल जो है ये कभी अप्लाई नहीं होती। सेकंड लॉ की एक और शेप, दूसरी शक्ल इस्तेमाल की जाती है। अगर जिस्म का मास वेरिएबल हो तो उस केस के अंदर हमेशा सेकंड लॉ को डिफाइन किया जाता है टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में वक्त के लिहाज से तब्दीली ये हमेशा बराबर होती है इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स के बराबर। मैथमेटिकली तौर पर इसे लिखा जाता है F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी मोमेंटम में तब्दीली, मोमेंटम में तब्दीली को पी एफ माइनस पी आई, आखिरी मोमेंटम माइनस इब्तदाई मोमेंटम डिवाइडेड बाई डेल टी, इसे लिखा जाता है। तो ये मोमेंटम की जनरल फॉर्म है, बहुत ज्यादा आसान और सहल फॉर्म। इसके अंदर गौर करें, किसी जिस्म के ऊपर कितनी फोर्स कितने टाइम के लिए एक्ट करती है, उसके मोमेंटम में तब्दीली के कितनी कुछ होगी, इसको आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है।
अब यहाँ मास का फैक्टर नहीं है। अगर जिस्म का मास वेरिएबल भी हो तो उस केस के अंदर ये सेकंड लॉ कभी भी इफेक्ट नहीं होता। ये था हमारे पास सेकंड लॉ। इसके बाद आता थर्ड लॉ। न्यूटन ने अपना तीसरा लॉ भी दिया। इस लॉ को कैसे डिफाइन किया इसने? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। हर अमल का एक रद्द अमल होता है जो मिकदार में बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ होता है। मैथमेटिकली तौर पर F12 इज इक्वल टू माइनस F21 के फर्ज कर लें दो अजसाम है, दो अजसाम है जिनके ऊपर ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक बॉडी है M1 है आपके पास और दूसरा बॉडी है आपके पास 2। अब यहां गौर कीजिएगा, फर्स्ट बॉडी के ऊपर सेकंड बॉडी की तरफ से लगने वाली फोर्स, ऐसे फर्स्ट बॉडी के ऊपर सेकंड बॉडी की तरफ से लगने वाली फोर्स हमेशा बराबर होगी सेकंड बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स फर्स्ट बॉडी की तरफ से, मैग्नीट्यूड में बराबर। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन में देखें दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के मुखालिफ है, तो मिकदार में बराबर होती हैं लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। ये थर्ड लॉ है आपके पास। ये हमेशा याद रखिएगा, नेचर ऑफ फोर्सेस के बारे में बताता है कि किस तरह की फोर्सेस हैं। ये थर्ड लॉ हमें बताता है कि अमल और रद्द अमल, एक्शन और रिएक्शन पेयर्स की सूरत के अंदर एक्ट करते हैं, जोड़े की सूरत के अंदर। एक्शन और रिएक्शन कभी भी सिंगल लेवल के ऊपर के बैक वक्त आपको रिएक्शन देखने में मिल रहा हो और एक्शन हो ही ना, ऐसा कभी नहीं होगा। या एक्शन किसी जिस्म के ऊपर हो रहा हो और उसका रिएक्शन आपको ना मिले, ऐसा कभी नहीं होगा। एक ही वक्त में एक्शन और रिएक्शन दोनों आपको मिल रहे होंगे, इसीलिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि ये दोनों पेयर्स की सूरत के अंदर एक्ट करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, एक्शन और रिएक्शन हमेशा टू डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट करते हैं। एक जिस्म के ऊपर एक्शन की फोर्स अमल कर रही होगी तो दूसरे जिस्म के ऊपर रिएक्शन की फोर्स एक्ट कर रही होगी, तो दो मुख्तलिफ अजसाम के ऊपर एक्ट करने वाली ये फोर्सेस होती हैं। किसी सिंगल बॉडी के ऊपर कभी एक्शन रिएक्शन एक्ट नहीं कर रहा होता। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि एक्शन पहले हो जाए किसी जिस्म के ऊपर और रिएक्शन बाद में है, टाइम का फर्क पड़ जाए दोनों के अंदर, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब भी अजसाम आपस में टकराते हैं तो उस केस के अंदर जहन में रखिएगा, जिस टाइम में एक्शन लग रहा होता है उसी ही टाइम के अंदर रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए ये लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा सेम लेंथ ऑफ टाइम के ऊपर प्रोड्यूस होंगे, एक ही टाइम के अंदर एक्ट कर रहे होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक टाइम के ऊपर एक्शन हो और किसी दूसरे टाइम के ऊपर रिएक्शन मिल रहा हो। एक और भी ध्यान में बात रखिएगा, एक्शन और रिएक्शन कभी एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते, नेवर बैलेंस ईच अदर। बैलेंस से मुराद क्या है कि जितना एक्शन लग रहा हो उतना ही रिएक्शन आ रहा हो और कोई जिस्म बैलेंस हो जाए, इक्विलिब्रियम की हालत के अंदर आ जाए, ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बैलेंस का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि जिस्म इक्विलिब्रियम में कभी नहीं आएगा एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस की वजह से। ये था थर्ड लॉ। इसके बाद इनर्शिया, यहां पर जो जिस्म का जाहिर हुआ था, ये है क्या चीज? एक नेचुरल प्रॉपर्टी है किसी भी जिस्म की कि वो हमेशा अपनी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या फिर स्टेट ऑफ मोशन है इसमें तब्दीली के खिलाफ मुजाहमत करता है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट टेंड्स टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड एज इनर्शिया। किसी भी जिस्म की वो नेचुरल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये हमेशा कोशिश करेगा कि उसकी जो रेस्ट की हालत है या मोशन की हालत है इसको बरकरार रखा जाए। इनर्शिया को नेचुरल रेजिस्टेंस भी कहा जाता है अगेंस्ट द एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, लार्जर द मैस लार्जर द रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा मैस होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। लार्जर द रेजिस्टेंस, ये पॉइंट आपने जहन में रखना है, ठीक है बेटा। अब इसके बाद मैस इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, कि किसी भी जिस्म का मास जो है ये मिकदारी लिहाज से इनर्शिया की पैमाइश है कि जिस्म का कितना कुछ इनर्शिया होगा। उसकी मिकदार अगर आप बताना चाहते हैं तो आप उसके मास से ये चीज़ चेक कर सकते हैं। मास ही उसका क्वांटिटेटिव मेजर होता है कि एक जिस्म का इनर्शिया ज़्यादा होगा या उसका इनर्शिया कम होगा।
आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जिस्म का मास कितना। दूसरे लफ्जों के अंदर सिंपल है, मैंने केस बना दिया, आप इसको नोट कर सकते हैं कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। हमेशा याद रखिएगा किसी जिस्म का मास इनर्शिया के डायरेक्ट रिलेशन में जाता है। मतलब कहने का क्या है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसके पास इनर्शिया होगा, जितना कम मास होगा उतना ही जिस्म का इनर्शिया कम होगा। लार्जर द मास हायर द इनर्शिया, स्मॉलर द मास स्मॉलर द इनर्शिया। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। इसके बाद है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड हो। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे न्यूटन फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है, इज वैलिड, इज कॉल्ड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर फर्स्ट लॉ वैलिड हो। वैलिड से मुराद क्या है कि जिसम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इसके पास किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन ना हो। हमने इसकी मिसाल मैं पहले भी दे चुका हूँ। हमारी अर्थ जो है, आवर अर्थ, ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो हमारी अर्थ के ऊपर रहते हुए आप जो भी कैलकुलेशंस करेंगे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ इसके लिए वैलिड रहता है। तो इस केस के अंदर आप इसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर सकते हैं। और इस फ्रेम के अंदर जितने भी लॉज की कैलकुलेशन, जितने भी आप कैलकुलेशंस करेंगे वो इनर्शियल कैलकुलेशंस कहलाएंगी। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बाद दूसरा आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर न्यूटन फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड ना हो, इसको कहा जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच लॉ ऑफ इनर्शिया इज नॉट वैलिड इज कॉल्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसकी मिसाल, एक ऐसी गाड़ी जिसके ऊपर अचानक से ब्रेक्स अप्लाई की जाएं और उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आएगी, वेलोसिटी में तब्दीली, एक्सेलरेशन जरूर होगा उस कार के पास, तो वो कार आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाती है। अब इसके अंदर जितनी भी कैलकुलेशंस की जा रही होंगी वो सारी की सारी कैलकुलेशंस क्या बन जाएंगी, नॉन इनर्शियल बन जाएंगी। और ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक न्यूटन लॉज से मुताल्लिक। और फिर इनर्शिया क्या है, आपने एक एहतियात रखनी है बेटा, ये जो डेफिनेशन आपको सेकंड लॉ के कराई जाती है ये बहुत कम यूज होगी हमारे आने वाले एमसीक्यूज जो हम एंटी टेस्ट के लिहाज से पढ़ेंगे उनके अंदर। उसके अंदर आपने न्यूटन सेकंड लॉ की ये फॉर्मेशन जहन में जरूर रखनी है। तमाम तर सिलेबस के अंदर इसको शामिल किया गया है, लेकिन इसको इम्पल्स के टॉपिक के साथ डिस्कस किया गया है। तो ये है सेकंड लॉ की दूसरी फॉर्म। तो मेरी सजेशन है आप इसको यही डिफाइन करें और इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसको भी अपने जहन में रखें ताकि हमारी वो एमसीक्यूज आसान हो सकें और इजी वे से हम उनको कैलकुलेट कर सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म इसकी यही है जो आगे आपकी हायर लेवल के ऊपर भी इसकी डेफिनेशंस को इस्तेमाल किया जाएगा। ये डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स और इसको न्यूटन सेकंड लॉ कहा जाता है हायर लेवल के ऊपर। ये वही डेफिनेशन है, ये आप अक्सर इस्तेमाल करेंगे, इसको बाद में इस्तेमाल नहीं किया जाता मास्टर लेवल के ऊपर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके बाद इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।